गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना पार्ट सेकंड चलेगा। पार्ट फर्स्ट में आपने आनुवांशिक कोडों के अंदर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल और आनुवांशिक कोड की सारणी और कौन कौन से 20 प्रकार के अमीनो अम्ल बनते हैं ये आपने पढ़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आनुवांशिक कोड के बारे में बताया किन किन वैज्ञानिकों ने था। ठीक है, और किस प्रकार इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कि आनुवांशिक कोड के बारे में सबसे पहले मार्शल निरेनबर्ग ने बताया था। किसने बताया था? मार्शल निरेनबर्ग ने बताया था। ठीक है, किसके बारे में? आनुवांशिक कोड के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये आनुवांशिक कोड है कितने प्रकार के अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं। कितने प्रकार के अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं? 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं। और ये आनुवांशिक कोड हैं कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं? इसके अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखते हैं, देखो और ये अमीनो अम्लों का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना है। क्या करना है? प्रोटीन संश्लेषण करना। देखो, प्रोटीन संश्लेषण में एमआरएनए के चारों ओर नाइट्रोजनी क्षार तथा 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के मध्य आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवांशिक कोड कहलाता है। ठीक है, देखो आनुवांशिक कोड की कई परिभाषाएं होती हैं और कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि आनुवांशिक कोड है। ठीक है, और चारों परिभाषा दे जाते हैं और 5 ऑप्शन देते हैं ये सभी। ठीक है, तो वो क्या है? यहाँ पे 3-4 प्रकार की परिभाषाएं हैं आनुवांशिक कोड की। और जब आपको क्वेश्चन में आता है कि ये सभी, तो आपको वहाँ पे करना है ये सभी, अगर ये परिभाषाएं मिलती हैं तो। ठीक है, तो अब देखते हैं पहली परिभाषा क्या हो गई? प्रोटीन संश्लेषण में एमआरएनए के चारों ओर नाइट्रोजनी क्षारक तथा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, ठीक है, क्या करते हैं? आनुवांशिक सूचनाओं का क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। क्या करते हैं? आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करते हैं। क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक कोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक कोड कहलाते हैं। एक परिभाषा तो ये हो गई। अब दूसरी परिभाषा पढ़ते हैं कि आनुवांशिक कोड वह सूक्ष्मतम इकाई है, ठीक है, जिसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के समय क्या होता है? अमीनो अम्लों के क्रम का निर्धारण होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्लों के क्रम का निर्धारण होता है। 2 परिभाषा हो गई है अपने पास। एक तो हो गई एमआरएनए के चारों और नाइट्रोजनी क्षार और अमीनो अम्लों का क्रम निर्धारण, और अमीनो अम्लों के मध्य आनुवांशिक सूचनाओं का क्या है? स्थानांतरण। पहली परिभाषा क्या हो गई? नाइट्रोजनी क्षार और अमीनो अम्लों के मध्य क्या है? आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण। और दूसरी क्या हो गई? जो अमीनो अम्ल हैं, ठीक है, जो प्रोटीन संश्लेषण के समय जो काम में आते हैं, उनका क्या करना है? क्रम निर्धारण करना है। क्या करना है? क्रम निर्धारण करना है। ठीक है, 2 परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं तीसरी परिभाषा की। देखो, 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह जो एक अमीनो अम्लों को क्या करता है? कोडित करता है। क्या करता है? एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है। क्या कहलाएगा? आनुवांशिक कोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आनुवांशिक कोड कहलाएगा। कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक? 3 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक। कौन? जैसे ये है, अपन ने कल सारणी बनाई थी, उसका छोटा रूप ले लेते हैं। UC है, इधर भी UC है। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि ये कैसे आ गए। ठीक है, एक तो ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप को अपन नीचे लिख लेते हैं 4 बार। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेंगे? पहले ये वाला U इससे क्रिया करेगा, फिर इससे क्रिया करेगा, फिर आगे A से क्रिया करेगा और फिर किससे करेगा? G से क्रिया करेगा। ठीक है, तो अपन क्रिया कराते हैं। इसको इससे करा लिया U, ठीक है, और फिर एक U और आ जाएगा, क्योंकि ये भी इसमें आएगा और ये भी क्या, ये कैसे आएंगे? देखो, ये UCAG, तो U ग्रुप है, U ग्रुप लिख दिया और फिर ये चारों ग्रुप यहाँ लिख दिए UCAG।
तो इसी प्रकार आ जाएगा। अब अपन ये भी क्या करेंगे, क्रियाएं कराएंगे, तो वैसे के वैसे ये भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखो यू यू यू, अब फिर क्रिया करते हैं यू, ये सब यू यू आएंगे भाई साहब, यू यू यू। ठीक है, क्या आएंगे ये, क्योंकि ये दोनों ग्रुप हैं यू 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 वाले, तो ये दोनों ग्रुपों को हमने क्या कर दिया, वैसे के वैसे लिख दिया, और फिर अपन ने 4 नाइट्रोजनी क्षारकों को लिखना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जैसे ये वाला ग्रुप लिख दिया, फिर ये वाला ग्रुप लिख दिया, ये वाला ग्रुप लिख दिया। अब इनकी क्रिया किससे कराते हैं, इस यू से कराई तो ये यू आ गया। अब इसकी क्रिया किससे कराएंगे, सी कराएंगे। अब यू की क्रिया ए से कराएंगे, और अब यू की क्रिया किससे कराएंगे, जी से कराएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया। अब देखो अपने पास कौन सा ग्रुप है, सी ग्रुप है, तो अपन ने 4 बार क्या किया, सी ग्रुप लिख लिया। अब कौन से अब दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं, यू ग्रुप में जा रहे हैं, तो अपन यू ग्रुप में लिखेंगे, फिर यू ग्रुप लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इस सी की क्रिया इन चारों क्षारकों से करेंगे। तो अपन ने पहले किससे करेंगे, यू से करेंगे, फिर किससे करेंगे, सी से करेंगे, फिर किससे करेंगे, ए से करेंगे, फिर किससे करेंगे, जी से करेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये क्या है, त्रिकोणों के रूप में बनता जाता है, और क्या बनाते हैं, एमिनो अम्लों का निर्माण करते जाते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। देखो ये ग्रुप क्या है, सी है, ये ग्रुप कौन सा है, सी है। तो अपन ने क्या करना है, सी 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 4 बार कर, 4 नाइट्रोजन क्षारक है, 4 बार कर लिया। अब इनके क्या करेंगे, इन क्षारकों के साथ क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। तो पहले किससे करेंगे, यू से करेंगे, फिर किससे करेंगे, सी से करेंगे, फिर किससे करेंगे, ए से करेंगे, फिर किससे करेंगे, जी से करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, पूरी सारणी बन जाएगी। और जो यहाँ किस प्रकार के एमिनो अम्ल का निर्माण करेंगे, तो वो किस प्रकार का एमिनो अम्ल है, वो अब मैंने आपको क्या बता दी, ट्रिक बताई दी है। फेलू से लब हुआ तो आई मैट भी। ठीक है, तो ये ट्रिक है। तो यहाँ पे क्या है, दूसरी ट्रिक आ जाएगी, तीसरी ट्रिक आएगी, तो आपको लिख लेना है फेलू। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले 2 में फिनाइल, क्या आ जाएगा, फेनिल से आ जाएगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, ट्रिक बना रखी है, ट्रिक से आपको क्या करना है, याद करना है। तो फेलू आ गया, तो पहले आ गया फेनिल, फिर आ जाएगा यहाँ पे ल्यूसिन। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, क्रिया बनती जाएगी। और ये चारों क्या हैं, ये भी आई सॉल्यूशन है, क्या है ये, आई सॉल्यूशन है। ये आएगा ल्यूसिन और इसके बाद आएगा आई सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है, चारों प्रकार की। ऐसे प्रकार अपन क्या कर लेंगे, एमिनो अम्लों का निर्माण कर लेंगे सारणी के अंदर। तो ये समझ में आ गया किस प्रकार सारणी बनाई है। पहले अपना इधर वाला ग्रुप लिखना है 4 बार, फिर जिस ग्रुप में अपन काम कर रहे हैं वो ग्रुप लिखना है, और फिर चारों नाइट्रोजन क्षारकों से क्या कर देनी है, उसकी क्रिया करा देनी है, यू सी ए जी। ठीक है, जैसे मैंने किस ग्रुप का लिया, यू ग्रुप लिया, ये 4 बार अपन ने यू लिख लिए। ठीक है, किस ग्रुप में चल रहे हैं, माना ए ग्रुप में चल रहे हैं, तो ए ग्रुप अपन ने 4 बार यहाँ लिख लिया। आप देखो ए ग्रुप में चल रहे हैं, अब क्या करना है, चारों नाइट्रोजन क्षारकों से क्रिया करानी है। पहले यू से क्रिया करा दी, फिर सी से क्रिया करा दी, फिर ए से करा दी, और फिर जी से करा दी। इस प्रकार ये क्या बन जाएंगे, कोडॉन बन जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि सारणी का निर्माण किस प्रकार होता है। और अगर नहीं आया तो मेरे क्वेरी में डाल देना, मैं आपको फिर से बता दूंगा अगली बार, अगली वीडियो में। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजनी क्षारक। अब यहाँ पे 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह जो एक एमिनो अम्ल को क्या करता है, कोडित करता है, क्या कहलाता है, आनुवांशिक कोड कहलाता है। अब देखो एक वैज्ञानिक और है, कौन सा है, जॉर्ज गैमो। कौन सा वैज्ञानिक है, जॉर्ज गैमो। वो क्या कहता है, 4 नाइट्रोजनी क्षारक 20 प्रकार के एमिनो अम्लों को क्या करते हैं, कोडित करते हैं। ये किसने कहा, जॉर्ज गैमो ने कहा। किसने कहा, जॉर्ज गैमो ने कहा। इसकी परिभाषा पूछ जाती है, 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक 20 प्रकार के एमिनो अम्लों को कोडित करते हैं। ये वर्ड किसने कहा था, जॉर्ज गैमो ने कहा था। ठीक है, तो ये याद रखना। अब बात करते हैं अगले
पॉइंट की, नाइट्रोजन क्षारक तीन तीन के समूह में अथवा त्रिक के रूप में एमिनो अम्लों को कोडित करते हैं, जिस प्रकार मैंने अभी आपको यहाँ सारणी बना के बताया था। ठीक है, यहाँ सारणी बनाई थी यू और इधर को CAG है, तो अपन ने ये दो ग्रुप लिख लिए क्योंकि ये ग्रुप इसका है यू का और ये ग्रुप किसका है, ये यू का है, तो 4 बार यू लिख लिए। अब UCAG, अब ये क्या है, ये 3 है, 1 2 3, और यहाँ क्या कह रहा है, ये भी 3 3 के समूह में, तो ये 3 3 का समूह है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, एमिनो अम्लों को कोडित करते हैं। क्या करते हैं, एमिनो अम्लों को कोडित करते हैं। जो शुरू के UUU और UUC हैं वो क्या कर रहे हैं, फेनिल को कोडित कर रहे हैं, फेनिल एमिनो अम्लों को कोडित कर रहे हैं। किसको कोडित कर रहे हैं, फेनिल एमिनो अम्लों को। और जो UUA है और UUG है ये किसको कोडित कर रहा है, ये कर रहा है ल्यूसिन को। किसको कर रहा है, ल्यूसिन को कोडित कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 3 के समूह में होते हैं और किनको कोडित करते हैं, एमिनो अम्लों को कोडित करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये 3 3 के समूह में है और नाइट्रोजन क्षारक कितने हैं, 4, और यहाँ पे ब्रैकेट भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। 4 नाइट्रोजन क्षारक है, चारों नाइट्रोजन क्षारक क्रिया करके 3 3 के समूह में व्यवस्थित होते हैं। तो टोटल कोडॉन कितने हो जाते हैं, 4 की पावर क्यूब बराबर 64 कोडॉन हो जाते हैं। कितने कोडॉन हो जाते हैं, 64 कोडॉन हो जाते हैं। तो ये 64 कोडॉन है। ठीक है, जो 20 प्रकार के एमिनो अम्लों को कोडित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आनुवांशिक कोडों के बारे में उनकी परिभाषा हो गई और किस प्रकार एमिनो अम्लों का निर्माण हो रहा है। तो ठीक है, इतना आपको क्या हो गया, समझ में आ गया। और अब बात करते हैं आनुवांशिक कोड की विशेषताओं की। देखो, आनुवांशिक कोड की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की। जो आनुवांशिक कोड 4 नाइट्रोजनी क्षारकों का बना होता है। किसका बना होता है, 4 नाइट्रोजनी क्षारकों का बना होता है। कौन कौन से हैं, UCAG। कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक हैं, 4 नाइट्रोजन क्षारक हैं UCAG। इसलिए इन्हें कोड के अक्ष, UCAG को क्या कहते हैं, कोड के अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया, आनुवांशिक कोड 4 नाइट्रोजन क्षारकों का बना होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कोड के अक्ष कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे की। देखो, इन कोडों के चारों अक्षर मिलकर कोड के शब्दों का निर्माण करते हैं। कोड क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। और शब्द कौन से हैं, वो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं। एग्जाम्पल ले लिया, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल त्रिकोडित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, शब्दों का निर्माण कर रहे हैं चारों कोडॉन मिलकर। ठीक है, अब बात करते हैं 64 कोडॉनों में से 61 प्रकार के कोडॉन क्या है, 20 प्रकार के एमिनो अम्लों में भाग लेते हैं। अब बताओ, 64 में से 61 प्रकार के कोडॉन क्या कर रहे हैं, एमिनो अम्लों में भाग ले रहे हैं, लेकिन 3 नहीं लेते, क्योंकि वो 3 कौन कौन से हैं, वो 3 स्टॉप कोडॉन हैं। कौन कौन से हैं, स्टॉप कोडॉन। सारणी में मैंने बनवाया था कि 3 कोडॉन कौन कौन, स्टॉप कोडॉन यानी समापन कोडॉन है, जो क्या करते हैं, अनुवादन की प्रक्रिया को रोकते हैं। और एक मैंने आपको बताया था स्टार्ट कोडॉन यानी प्रारंभिक कोडॉन। एक क्या बताया था, स्टार्ट कोडॉन या प्रारंभिक कोडॉन यानी मिथियोनिन। पहले ही यू वाले ग्रुप में आएगा तीसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तीसरे ब्रैकेट में आपने मिथियोनिन MET लिखा होगा, और वो मिथियोनिन क्या है, स्टार्ट कोडॉन है, जो क्या करता है, अनुवादन को स्टार्ट करता है। क्या करता है, अनुवादन को स्टार्ट कर देता है। और अनुवादन क्या चीज़ है, अनुवादन प्रोटीन का निर्माण करने की एक क्या है, प्रक्रिया है, जो राइबोसोमों के द्वारा संपादित होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अनुवादन क्या है, प्रोटीन निर्माण करने की क्या है, एक विधि है या एक प्रकार है, जो किसके द्वारा जो यह अनुवादन का कार्य किसके द्वारा संपादित होता है, राइबोसोम के द्वारा संपादित होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। देखो, 64 कोडॉनों में से 61 प्रकार के कोडॉन 20 प्रकार के एमिनो अम्लों को कोडित करते हैं, और शेष बचे 3 कोडॉन क्या हैं, समापन कोडॉन है। वो कौन कौन से हैं, UAA, UGA और UAC। ठीक है, पहले ही ब्रैकेट में A वाले ग्रुप के अंदर, G वाले ग्रुप के अंदर, ठीक है, और ये A वाले ग्रुप के अंदर। तो ये क्या है, 2 तो एक साथ हैं, ये अलग हैं। तो आपने पढ़ा होगा, ये तीनों क्या हैं, समापन कोडॉन है। क्या है, समापन कोडॉन। और प्रारंभिक कोडॉन कौन सा है, AUG है। कौन कौन सा है, AUG।
प्रारंभिक कोडॉन कौन सा है? AUG। आपको ध्यान रखना है समापन कोडॉन में सबसे पहले क्या आ रहा है? यू आ रहा है। एक वैसे याद कर लेना, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें प्रारंभिक कोडॉन कौन सा है और समापन कोडॉन कौन सा है। तो आपको एक ट्रिक के द्वारा याद रखना है, जो प्रारंभिक कोडॉन है वो क्या है? A है। क्या है? A। और जो समापन कोडॉन है वो क्या है? U। क्या है? U। तो इस अक्षर से पता लग जाएगा कि आपको प्रारंभिक कोडॉन कौन सा है और समापन कोडॉन कौन सा है। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए और लिख लीजिए इनको। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, AUG। जो मैंने आपको बता दिया, ए से आपको याद रखना है क्या है? प्रारंभिक कोडॉन है। अगर U आ जाए तो क्या है? समापन कोडॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? A है, प्रारंभिक कोडॉन है, जो क्या करते हैं? अनुवादन को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? अनुवादन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो अनुवादन क्या है। देखो जो अनुवादन है वो राइबोसोमों के द्वारा संपादित होता है। किसके द्वारा संपादित होता है? राइबोसोम के द्वारा। और राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि AUG प्रारंभिक कोडॉन है, वो क्या करते हैं? अनुवादन को स्टार्ट करते हैं। अनुवादन का स्टार्ट करने का मतलब है प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इतना ही अनुवादन है। प्रोटीनों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुवादन कहलाती है, जो राइबोसोम के द्वारा क्या होती है? संपादित होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और देखो अनुवादन को प्रारंभ करने के साथ साथ मिथियोनिन एमिनो अम्लों को कोडित करता है। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि AUG है, वो क्या करता है? मिथियोनिन को क्या करता है? मिथियोनिन एमिनो अम्लों को क्या करता है? कोडित करता है। ठीक है, और देखो अगला चलता है, जो समापन कोडॉन है UAA, UAG और UGA है, वो क्या है? अनुवादन को रोकने का कार्य करते हैं कि जितनी हमें प्रोटीन की आवश्यकता है वो हमें मिल गई, या जो अनुवांशिक सूचनाएं हैं वो क्या हो गई? स्थानांतरण हो गई। ठीक है, तो अब उस प्रक्रिया को रोकने के लिए भी कोई चाहिए, तो उन प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या आते हैं? समापन कोडॉन आते हैं और प्रक्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। अर्थात आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण रुक जाता है या प्रोटीनों का निर्माण रुक जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कोडॉन अनअतिव्यापित होते हैं। अनअतिव्यापित क्या होता है? अनओवरलैपिंग, अर्थात एक दूसरे को ढकते नहीं हैं। अर्थात जो कोडॉन है वो एक दूसरे को क्या नहीं करते? ढकते नहीं हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं होते, सब अलग अलग डिफरेंट में क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कोडॉन कॉमा रहित होते हैं। क्या आपने इनके अंदर क्या कॉमा लगाया था? नहीं लगाया। ठीक है, या फिर कोई भी है तो इनके अंदर अपन ने कॉमा लगाया तो नहीं है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? कॉमा रहित कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमा रहित कोडॉन। और कोडॉन हमेशा 5' से 3' दिशा की ओर पढ़े जाते हैं। आपने DNA की संरचना पढ़ी होगी। ठीक है, और यहाँ से 5' तो इधर क्या आएगा? 3', और इधर 5' तो इधर क्या आएगा? 3'। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। और देखो इनके अंदर जो आपने, एक मिनट दोबारा बना देता हूँ। देखो ये 5' है तो ये आ जाएगा 3', और ये 5' है तो ये आ जाएगा 3'। अब आपने इनके अंदर ग्रुपों के बारे में जुड़े हुए देखा होगा। तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे जुड़ा हुआ है A+T G+C, A+T C+G। तो इस प्रकार आपने क्या है, ये जो संरचना पढ़ी होगी DNA और RNA की पढ़ी होगी। तो इसमें जो भी हम कोडॉनों का क्रम पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ेंगे? 5' से। किससे? 5' से 3' सिरे की ओर। किससे पढ़ेंगे? 5' से 3' सिरे की ओर, इस प्रकार या इस प्रकार। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कोडॉन विशिष्ट तथा अपहासित होते हैं, अर्थात एक एमिनो को
एक एमिनो अम्लों को एक या अधिक विशिष्ट कोडोनों द्वारा क्या किया जाता है, कोडित किया जाता है। ठीक है, कोडोन क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं तथा अपहासित होते हैं। एक एमिनो अम्लों को एक या अधिक विशिष्ट कोडोनों के द्वारा क्या किया जाता है, कोडित किया जाता है। समझ में आ गया होगा ये लाइन क्या कह रही है कि कोई भी एमिनो अम्ल है वो क्या है, एक से अधिक कोडोनों के द्वारा बनता है या एक विशिष्ट प्रकार के कोडोनों के द्वारा वह बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले कोड क्या होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। सार्वत्रिक का यहाँ मतलब है कि सभी जीवों में, सार्वत्रिक का मतलब क्या है, सभी जीवों में क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, अर्थात सूक्ष्म जीवों से लेकर जटिल जीवों तक क्या होते हैं, समान होते हैं, सभी जीवों में पाए जाते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्रोटोजोआ। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा कुछ प्रोटोजोआ। ठीक है, आदि। अब बात करते हैं क्रिक के अनुसार। एक क्रिक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया था त्रिगुणित या द्विगुणित कोडोन। ठीक है, त्रिगुणित या द्विगुणित कोडोनों में से 2 कोडोन क्या हैं, अनुवादन में भाग लेते हैं, अर्थात प्रोटीन निर्माण में सिर्फ 2 कोडोन भाग लेते हैं। ठीक है, या मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था, क्रिक ने कहा था। क्रिक क्या कहता है कि जब अनुवादन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो केवल उसमें 2 कोडोन ही भाग लेते हैं और उनमें क्या करते हैं, अपनी भूमिका को अदा करते हैं। ठीक है, और इस परिकल्पना को क्या नाम दिया गया, वोबेल परिकल्पना नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, वोबेल परिकल्पना नाम दिया गया। तो आई होप कि आपको आनुवांशिक कोड के बारे में, उसकी सारणी कैसे बनाते हैं और कौन कौन से एमिनो अम्लों का निर्माण होता है, उसकी ट्रिक और आनुवांशिक कोडों की विशेषताएं, ठीक है, इनके बारे में आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, और नीचे क्वेरी का बटन आता है, उसको क्लिक करना है और उसमें आपकी प्रॉब्लम को लिखकर सेंड कर सकते हो, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कल अपन बात करेंगे डीएनए और आरएनए की। किसकी बात करेंगे, डीएनए व आरएनए की। ठीक है, इनकी संरचनाओं के बारे में और इनके रासायनिक संगठन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल